11-12 के बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए, हम जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, और बीइंग अ मेडिको मैंने नोटिस किया, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो कि आयुर्वेदिक कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, कोई MBBS कर रहा है, तो हमारी अक्सर आपस में बातचीत होती रहती है। तो बीइंग अ मेडिको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को अपना दायित्व समझना चाहिए। जैसे एक छोटा सा टर्म है सेक्स एजुकेशन, जो कि जिस पे अभी सरकार भी ध्यान दे रही है, और वो चाहती है कि प्राइमरी से ही धीरे धीरे करके बच्चों को उस हिसाब से उसके माइंड में इम्प्लीमेंट किया जाए कि सेक्स एजुकेशन क्यों इतना जरूरी है, क्यों उसकी इतनी उपयोगिता है। ये सब जैसे विवेक ने कहा, मैं उसे करेक्ट करना चाहूँगा, विवेक ने एड्स को एज अ वेनरल डिजीज कहा। मैं उतना कंफर्म तो नहीं हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, वेनरल डिजीज में शायद नहीं आए, मैं करेक्ट करूँगा इसको, देखूँगा वेनरल डिजीज में और भी चीज़ें आती हैं। तो बीइंग अ मेडिको हमारा दायित्व बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से दें, हम सोसाइटी को कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, ठीक है। जब भी इवन एक मेरा फ्रेंड है 2017 बैच से है, इज इन IGIMS, तो उसके कॉलेजेस से उसको ले जाया जाता है, और एड्स आज के दिन भी वो गया हुआ है, और छोटे छोटे कस्बों में वो लोग जाते हैं, वो लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कैसे आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचे, कैसे आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लोग जाते हैं तो कैसे वो वहाँ क्या क्या चीज़ें मेजर्स ध्यान में रखनी चाहिए। उस सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। बट मैं इतना जरूर करना चाहूँगा कि बीइंग अ मेडिको, बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, दिस इज आवर फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट ड्यूटी टू मतलब इनकरेज हमारे जो भी सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं उन लोगों को इनकरेज करें, उन लोगों को बताएं, उन लोगों को एजुकेट करें। सो थैंक यू सो मच, that's all I would want to say. Now I would like to request next day 2022. As far it is concerned with the global scenario, the English is international language for communication of thought. Although one thing is equally important, that if someone wants to understand anything very clearly, it must be taught in his own language, which is more efficient than any other. क्योंकि ये बहुत ही अहम विषय है, इसलिए इस चीज को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि ये हमारा ये घरेलू ये ऑर्गेनाइजेशन है, घरेलू ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्योंकि हम आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, स्थिति वो है जैसे कि एक कुम्हार अपने चाक पे बर्तन को तैयार कर रहा है, कच्चा बर्तन बना रहा है, उस समय वो उसको बेसिक जो कंसेप्ट है वही रख रहा है कि मिट्टी को भूनना है और चाक को घुमाना है और उसको बनाना है। जब आगे बढ़ जाता है तो डिफरेंट टाइप को उसको रंग रोगन करके और बहुत सारे उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्नामेंटेशन करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजे, तो उस समय के लिए तो आप तैयार रहेंगे। बेसिक ये है, हम इसमें आपको विशेष रूप से आप समझ सकें, इसलिए मैं जो मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन जो होगा उसमें मैं चाहूँगा कि हिंदी ही रहे ताकि समझदारी बेहतर। तो हालांकि इसके बीच में वो कंप्लीट हिंदी भी जो है वो मोर टफ देन इंग्लिश, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे कि आप मान लिया कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी में अगर जो मान लिया कि मास्टोइड प्रोसेस पढ़ना है और उसको हिंदी करना चाहेंगे तो प्रगंडास्ती संखास्ती उसका नाम होगा, तो ये जो है अंग्रेजी की अपेक्षा भी कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ना कंप्लीट हिंदी और ना कंप्लीट इंग्लिश, इट इज कॉल्ड हिंदी। तो अब इसके अंदर में पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इस
दिवस को मनाने के लिए ये आज के दिन को ही क्यों चुना गया? मैं समझता हूँ कि जब सेमिनार में आदमी बैठे तो वहाँ पे वो जैसे सत्यनारायण भगवान कथा में जाकर के जो आदमी बैठता है ना, यार वहाँ सुनना क्या, वही तो कन्या कलावती और कन्या लीलावती सुनना है, साधु राम बढ़िया सुनना है, क्या विशेष बात है। यहाँ वो बात नहीं होती है, यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बात आएगी जो कि आपको लिख लेने की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए कम से कम अपने कोई पेपर पेन को सामने रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा ये आज का ये सेमिनार। कि सबसे पहले ये विश्व के पटल पे एड्स का सबसे पहले आविर्भाव जो हुआ, तो इस चीज को हम देखें तो जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में गोवा एक ऐसा बने पिकनिक स्पॉट, पर्यटन का स्पॉट है ना, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। इस तरह के स्पॉट जगह हैं। साउथ अफ्रीका में भी जेरे वगैरह जो है, हाइटी, ये सब जगह जो है वो इस तरह का स्पॉट वहाँ पे है। तो वहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो आगे की छुट्टियां मनाने जाने में अधिकांश लोग जो होते हैं वो कुछ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अयास टाइप के लोग होते हैं। अब अयास टाइप के लोगों के बीच में जो सेक्सुअल कंटेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। उसमें अमेरिकन और उस क्षेत्र में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। तो वहाँ ये जो सेक्स वर्कर जो हैं वो मोस्टली होमोसेक्सुअल पैसिव पार्टनर भी वहाँ उपलब्ध हैं। उस जगह जो लोग जाते थे ये मनाने के लिए छुट्टी, उन्हीं में से कुछ लोग 1881 1881 उसमें देखा गया कि कुछ इस तरह के लोग आने लग गए जिनके बारे में कोई और छोड़ नहीं मिल रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड इट। इस तरह का डिजीज ये है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बीतते 84 हो गया। 84 में लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे अपने क्या इंडिया का एम्स दिल्ली है, उस तरह से वो वहाँ का हॉस्पिटल है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। उस लॉस एंजलिस में 4 पेशेंट भर्ती हुए जिनको कि लोगों ने निमोनिया का केस समझ के भर्ती किया। वो भर्ती हुए और उस समय से उसका इलाज हो रहा था और धीरे धीरे 28 दिन बीत गया। अब वहां के डॉक्टर लोग जो थे निश्चित था उनको परेशान होना कि निमोनिया जैसा चमनिया रोग कहेंगे उसको, रोग के संख्या में क्या कीमत है। ये निमोनिया जो है ये लॉस एंजलिस में 28 दिन तक ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ और विशेष बात होगी। वो गहराई से जब देखने लगे उसको तो आदमी को और आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि उसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में जो ऑर्गेनिज्म पाया गया वो पाया गया न्यूमोसिस्टिस कार्नी। ये न्यूमोसिस्टिस कार्नी जो है ये एक वो पैरासाइट है, फंगस है। यानी इतना लिस्ट वो पैथोजेनिसिटी का वो ऑर्गेनिज्म है कि आदमी के संदर्भ में जैसे चींटी के बदन पे, अरे हाथी के बदन पे वो चींटी चढ़ जाए और उसका जो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा आदमी के लिए उस न्यूमोसिस्टिस कार्नी का उतना ही इम्पैक्ट है। लेकिन लोग कहेंगे तो फिर ये हाउ दिस न्यूमोसिस्टिस कार्नी बिकेम एबल टू प्रोड्यूस ए डिजीज इन दिस पर्सन। तो और फर्दर जब देखा गया तो पाया गया कि चारों आदमी के अंदर में इम्यूनिटी का लेवल जो है ऑलमोस्ट ध्वस्त है। तब लोगों ने कोरिलेट कराया
कि ये न्यूमोसिस्टिस कारणी अपने आप ये निमोनिया तो पैदा नहीं किया, इस व्यक्ति के अंदर में इसके पहले से कोई ऐसी परिस्थिति थी। अक्सर हम जब पैथोलॉजी से ही जो शुरू किए हैं पढ़ाना, तो इस बात पे हम करेक्शन करते हैं तो लोगों का कि कॉजेटिव फैक्टर जो है उसमें जो कन्वेंशनल मेडिसिन के जो ओपिनियन है उसमें थोड़ा सा तो अपना होम्योपैथिक ओपिनियन ऐड करो कि वो कॉजेटिव फैक्टर से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को टीबी का पॉजिटिव फैक्टर लोग कहते हैं। यहाँ तक कि जब तक माइकोबैक्टीरियम डिटेक्ट नहीं होता तब तक वो एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी शुरू नहीं करते वो लोग। लेकिन हम लोग उस माइकोबैक्टीरियम को टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं मानते। इसकी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ हम नहीं लगता है कि वो जो हर कोई जान रहे हो। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर में एक कंडीशन है जिसको प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कहते हैं। ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन उसके अंदर के दूसरे फैक्टर के कारण होता है जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पनपने के लिए फेवरेबल वातावरण पैदा करता हो। तो जिसके अंदर में वो पनपने के लिए फेवरेबल वातावरण है उसी में वो पनपता है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं पनपता है, तो फिर उसको हम पॉजिटिव फैक्टर कैसे कर सकते हैं? नहीं है वो एक्साइटिंग है। ऐसी परिस्थिति अगर है तो इट कैन एक्साइट सर्टेन ग्रुप ऑफ टिम्पल। उसी तरह से यहाँ पे न्यूमोसिस्टिस कारणी जो है वो पॉजिटिव फैक्टर के रूप में तो नहीं दिखा, वो इस रूप में दिखा कि इस व्यक्ति के अंदर में पहले से ही कोई ऐसी चीज है जो कि इसके इम्यूनिटी को बुरी तरह से ध्वंस कर दिया है। और वैसा जब इम्यूनिटी किसी की ध्वंस हो जाती है तो अब स्थिति यह है, जैसे मान लो घर का चारों बाहर का बाउंड्री जो है पूरा वो कंप्लीटली इंटेक्ट है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर जो है वो इन नहीं करने की हिम्मत करेगा, कर ही नहीं सकता है। अगर उसी में कहीं से थोड़ा सा छेदछाद कुछ हुआ तो उससे होकर के कोई आ जाएगा और कहीं एक दीवार को ढह गई तो फ्रीली जो मर्जी वो आएगा जाएगा, वहां से आएगा सीधे तो किचन तक चल जाएगा, तो रोटी निकाल के भाग जाएगा, है ना। तो यही बात हुई कि वो जो इम्यूनिटी ध्वंस हुआ तो उस अवस्था में वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें तनिक भी इस मामले में गुमान भी नहीं था कि आदमी के अंदर ये रोग पैदा कर सकता है, वो भी आया। और चूंकि कोई रोकने वाला तो है नहीं, जैसे मर्जी जितना है उतना ही में अपना शुरू किया और वो न्यूमोसिस्टिस कारण भी निमोनिया पैदा किया। और वो निमोनिया इसलिए नहीं ठीक हुआ लॉस एंजलिस में क्योंकि व्यक्ति का इम्यूनिटी नहीं है और कोई भी मेडिसिन का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है तो बॉडी में कोई उसको रिसिपिएंट होना चाहिए, जिस चीज को हम लोगों ने वाइटल फोर्स कहा। हमारे क्या उसका कंसेप्ट आया वाइटल फोर्स का कि वाइटल फोर्स के बारे में ही ना हुआ। जब ससेप्टिबिलिटी तुम लोग पढ़ते हो तो उस समय एक सवाल बनता है ना कि बोथ डिजीज एंड ड्रग नॉक ऑन द सेम डोर। डिजीज भी उसी दरवाजे पर नॉक करता है और ड्रग भी उसी दरवाजे पर नॉक करता है और वो दरवाजा है ससेप्टिबिलिटी, है। यानी बॉडी के अंदर में रोग का प्रभाव पड़ेगा, वो भी वाइटल फोर्स उससे प्रभावित होगा, दवा का प्रभाव पड़ेगा, वाइटल फोर्स प्रभावित होगा और उससे ठीक करने के लिए जब होगा तो वाइटल फोर्स की एक्टिविटी होगी जो कि उसको ठीक कर पाएगा। तो यह स्थिति जब हुई तो अब उसके अंदर में यह देखा जाने लगा कि उसके अंदर एक अनजान सा वायरस दिखाई पड़ने लगा उस व्यक्ति के अंदर में, उसके सीरम में। अब वो अनजान वायरस जब दिखाई पड़ा धीरे धीरे जो है लोग की इंटेंसिटी उसमें बढ़ने लगी, तो बढ़ने लगी तो अमेरिका में एक वो CDC सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, वहाँ का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारे यहाँ जो CCRH है, वो CDC में रॉबर्ट C. गालो
और साइंटिस्ट जो उनका नाम था रॉबर्ट सी गालो के नेतृत्व में एक ग्रुप वहाँ इस पर स्टडी करने लगा।